सीताराम दोस्तों, टॉपिक है हमारा सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तिकरण। जीएस पेपर 3 यूपीएससी का टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो है इसमें समझेंगे कि हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या नहीं हैं। आप यदि न्यूज़ देखते हैं, विभिन्न प्रकार की चिंताओं के बारे में देखते हैं, क्या गरीबी, बेरोजगारी, सड़कें, शिक्षण संस्थान, पुल, अस्पताल निर्माण इत्यादि बारे में देखते हैं। राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों, मतदाताओं, मीडिया के बारे में कैसे चर्चाएं होती हैं, इनके बारे में भी देखते हैं। और फिर क्या क्या देखते हैं, कोई नया समूह बना हो, सशक्तिकरण, समाज में वंचित अभावग्रस्त समूहों के सशक्तिकरण के मुद्दों का भी आप अलग रूप से अध्ययन या कुछ भी चीज़ें देखते, समझते, पढ़ते हैं। आज हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ने का आज के टॉपिक का? सामाजिक आर्थिक विकास, मानव विकास, क्षेत्रीय विकास, सतत पोषी विकास की अवधारणाओं को पढ़ेंगे। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक आर्थिक असमानताओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे वंचित समूहों के सशक्तिकरण तथा उनसे संबंधित मुद्दों पर बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों से संबंधित नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि संबंधित विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों की सराहना करेंगे। यह आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का। दोस्तों, सामाजिक आर्थिक विकास क्या होता है? जो चीज़ अंडरलाइन है बस उन्हीं को पढ़ने के लिए हम आपसे पढ़ेंगे। क्या है सामाजिक आर्थिक विकास? आप देखते हैं कि मेनली क्या है कि हमेशा एक राज्य में सुधार और सकारात्मक बदलाव आए। सुधार भी हो, उसका मतलब बदलाव है, वो सामाजिक आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। और उसके अंतर्गत बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि, कौशल विकास, रोजगार के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में सुधार हो। और क्या हो, सांस्कृतिक पर्यावरणिक कारकों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, और यही आपका सामाजिक आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर आकर देखते हैं इसी के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास में आप समाज में तो बदलाव देखते ही हैं, साथ ही सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, लोगों की जीवन शैली, साक्षरता क्या है, रोजगार क्या है, ऐसे संकेतों को सभी आप मापते हैं। सामाजिक विकास क्या है? ये देखिए सामाजिक विकास देखें, फिगर में आप देख रहे हैं, सब कुछ पर्यावरण भी हो, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ हो, विद्यालय सब दिखाई पड़ रहा है, वो सामाजिक विकास है। वह प्रक्रिया होती है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन या बदलाव कर समाज की आकांक्षाओं को पूरी कर सके, उनकी क्षमता में सुधार कर सके, ये सामाजिक विकास होता है। और जो समाज निर्माण में परिवर्तन हो, गुणात्मक परिवर्तन हो, लोगों की प्रगतिशील दृष्टिकोण, व्यवहार हो, और प्रभावी प्रक्रियाएं हो, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपना सके, यही है। आर्थिक विकास क्या है? किसी भी देश या क्षेत्र में लोगों के हितों के साथ आर्थिक संपत्ति के संवर्धन को ही आर्थिक विकास कहते हैं। और आर्थिक विकास के स्तर के संकेतक में कई चीजें हैं। क्या है? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय की प्रगति, ये सब चीजें शामिल होती हैं। और दीर्घकालीन आर्थिक विकास क्या होता है? एक राज्य द्वारा अपने लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को पूरा कर सके। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, क्या आप जानते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू आय एक ही बात है। वो एक राष्ट्रीय आय तथा देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापने का एक कारक होता है। और वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर एक विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल मूल्य है। अर्थात एक वर्ष में, दिए गए वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर एक विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल मूल्य है। ये आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है कि एक देश के अंदर क्या क्या बना। उसके बाद दोस्तों क्या देखते हैं आप कि जो राष्ट्रीय आय है वो एक देश के लोगों द्वारा श्रम, पूंजी, निवेश सहित प्राप्त आय होती है इस प्रकार से। और उसके द्वारा एक राष्ट्र श्रम और लाभ, ब्याज, किराया, पेंशन भुगतान सभी आय का कुल मूल होता है। और वो एक वर्ष के उसमें मापते हैं, वो राष्ट्रीय आय है। उसमें श्रम, लाभ, ब्याज, किराया, पेंशन भुगतान सभी कुछ शामिल होता है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय को में से आप कुल जनसंख्या को विभाजित कर देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हो जाती है।
और यह वह आय होती है जो वार्षिक राष्ट्रीय आय समान रूप से सबके बीच विभाजित होती है और प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। यही चीज़ें जो तीन थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी पूरी कोशिश की। मानव विकास क्या होता है दोस्तों? आप देखते हैं आर्थिक विकास के बारे में बातें करते हैं, सभी लोग आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अधिकतर क्या है कि मानव विकास का होता है लोगों की पसंद व उनके हित में फैलाव व विस्तार, वही मानव विकास है। क्या क्या हो जाए? उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, जैविक, मानसिक, भावनात्मकों का विकास किया जाए, यही मानव विकास के अंतर्गत आता है। और जो मानव विकास की जो अवधारणा दी गई थी, वह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हुक। उन्होंने मानव विकास की जो अवधारणा दी थी, उन्होंने कहा गया था कि विकल्पों का विस्तार, उनकी जीवन स्थिति में सुधार को मानव विकास में वर्णित किया गया था। और हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे अर्थशास्त्र के, अमर्त्य सेन ने भी मानव विकास के योगदान में दिया। और विकास से व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है, बात बिल्कुल सही है। अब मानव विकास सूचकांक क्या है? एक लंबा था स्वस्थ जीवन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जन्म सूचकांक के रूप में, ज्ञान और शिक्षा प्रौढ़ स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, तैतिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात, जीवन का उपयुक्त स्तर, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, खरीदारी, खरीद शक्ति क्षमता इत्यादि। अब 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में ये रिपोर्ट जारी की थी और उन्हें इसी से सूचकांकों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। और तभी से ये रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित होती है। हर साल सूचकांक में उपयुक्त संकेतकों को सुधार के क्रमबद्ध किया जाता है। ये दोस्तों हमारा देश, महान देश। बस एक चीज़ आपने देख लीजिए, अब ये हमारा यहाँ से ऐसे हो गया है, ये हमारा जम्मू कश्मीर और ये हमारा लद्दाख हो गया है। अब ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। संधारणीय विकास क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ये देखिए, संधारणीय विकास ये होता है, सतत पोषी विकास से सभी चीज़ें मिल होती हैं। क्या? आपका सामाजिक विकास भी हो, पर्यावरणीय विकास भी हो, व्यक्तिगत विकास भी हो, आर्थिक विकास हो, वही संधारणीय विकास कहलाता है। दोस्तों एक छोटे से फिगर में आपने इसको समझ लिया, और इतना ही समझना जरूरी है। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास कैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 1990 के वर्ष में क्या हुआ कि भारत की गिनती उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हो गई थी और विश्व की 12वीं सकल घरेलू उत्पाद मापन, खरीद शक्ति क्षमता उदाहरित किया गया, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब आर्थिक विकास में लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया। किस प्रकार से सहयोग किया? क्योंकि जब आपके देश में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास ऑटोमेटिक हो जाता है। समझिए दोस्तों। और अब क्रय शक्ति क्षमता पीपी क्या होती है, या क्या आप जानते हैं? विभिन्न देशों की मुद्राओं की जो क्रय शक्ति मापने का एक तरीका होता है पीपीपी। अलग अलग देशों में लोगों के जीवन स्तर की तुलना में ये अलग अलग होता है, तुलना के लिए उपयोगी होता है, और ये तुलना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका उपयोग करना छोड़ दिया क्योंकि भ्रामक और तस्वीर प्रस्ताव करता था। तब कहा गया कि पहले किस ऐसा है, फिर बाद में ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था, इसलिए उन्होंने ऐसा छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको बता दिया कि क्यों ऐसा है। क्षेत्रीय विकास असंतुलन भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता क्यों है, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है देखिए, पहला मेन पॉइंट है कि भारत के विभिन्न राज्यों क्षेत्रों में कुछ भिन्नताएं हैं तो कुछ प्राकृतिक है। कुछ क्षेत्रों धातली उपजाऊ व जड़ों मिट्टी है, कुछ का नहीं है।
किसी के पास सिंधु गंगा मैदान है, अभी कुछ भूमि पर्वत और पहाड़ियों घने जंगल है और जमीन उपलब्ध उपजाऊ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी क्षेत्रीय विकास असंतुलन और सामाजिक आर्थिक असमानता को लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ मनुष्यगत भिन्नताएं, प्रति व्यक्ति आय, कृषि, औद्योगिक विकास होता है, परिवहन संचार के साधनों का विस्तार, ये भी है असामान्यीकरण। देखिए विविधता देख ले कैसा है, फिगर दिखा जा रहा है। देखिए कोई इससे खेत जोतता है, कोई ट्रैक्टर जोतता है, किसी के पास झोपड़ी बने, किसी के पास मकान बने, किसी के पास ये है इतना ही है ऊसर है, किसी के पास फसल है। ये विषमता के देख रहे हैं। भारत में विषमता कई कारण, प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं वो हमेशा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखते हैं। और कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,716 रुपये है व्यक्ति की। ऐसा केवल 11 राज्यों में ही है। इनकी प्रति व्यक्ति आय औसत से राष्ट्रीय आय से अधिक हो। तो निचले स्तर पर है उनका हाल देख लीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में। यहाँ तो भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम। गरीबी, हर राज्य की गरीबी अलग अलग है। जैसे सबसे ज़्यादा गरीब देख लीजिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात अधिक है। और ग्रामीण उड़ीसा, बिहार में कम से 43-40% लोग तो गरीबी रहते हैं और गरीबी देखा गया नीचे जीवन यापन करते हैं। और वहीं हरियाणा और पंजाब में कम से 5-7% है, उससे 4% लोग गरीब ही है और सभी तो अधिक उन्नति है। औद्योगिक वृद्धि, कुछ जगहों पर औद्योगिक वृद्धि होगी, कुछ जगह बिल्कुल ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं, कसिम वृद्धि। पंजाब उत्पादन में अधिक प्रति व्यक्ति खानदान में, केरल वही निम्न स्तर पर है। सिंचाई क्षेत्र के मामले में मिजोरम, महाराष्ट्र सबसे नीचे क्षेत्रों में आते हैं। पंजाब हरियाणा सिंचाई के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सबसे अधिक स्तर पर आते हैं। साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में साक्षरता सबसे अधिक है तो बिहार में सबसे कम है। परिवहन, मुंबई दिल्ली से देश तुम देख सकते हैं कि वहाँ पे हाईफाई व्यवस्था और कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। प्रति 100 किलोमीटर की रोड लंबाई में केरल प्रथम स्थान पर, जबकि जम्मू कश्मीर सबसे निचले स्थान पर। तो क्या कर सकते हैं, यही कारण है। क्षेत्रीय विषमताओं का कारण, कुछ जगह अलग अलग प्रकार के पिछड़ापन कारण है, जैसे क्या वृद्धि, निरक्षरता, आधारभूत संरचना है, यही कारण है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया तो उसके लिए क्षेत्रीय विषमताओं के कारण है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, पहले से उपनिवेशिक राज थे, बड़ी दृष्टि से लाभकारी नहीं थे, उनको पर ध्यान नहीं दिए गए, वो आज भी पिछड़े रह गए। उद्योगपतियों, व्यवसायों ने भी उनको नजरअंदाज किया। भौगोलिक कारण, किसी की भूमि ऊपर है, किसी के नीचे, कोई पहाड़ी है, कोई पठारी है, कोई पर्वतीय है, तो धातली नहीं हो पाता है वहाँ पे चीज़ें। प्राकृतिक संसाधनों को वितरण, उपयोगिता, भिन्नता, कुछ जगह कोयला, लोहा, एक्स, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि प्रचुर मात्रा में है, वहाँ हो रहा है, और यहाँ कहीं पे कुछ बिल्कुल नहीं है। देश के मुख्य वाणिज्य केंद्रों से दूरी और आधारभूत संरचना की कमी दोस्तों, और सुशासन की कमी। सुशासन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रशासन गुणवत्ता कुछ जगह तो बिल्कुल ही जीरो ही चल रही है। समाज के अभावग्रस्त समूह क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समाज के अभावग्रस्त समूह। आज के समय में बात की जाए तो समाज के अभावग्रस्त समूह वही जिनके पास धन ना हो। मेन बात है, उनके पास संसाधन ना हो, वही है। लेकिन क्या चल रहा है, 2001 की गणना के अनुसार हम पढ़ना नहीं चाहेंगे अभी। इतने अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग काफ़ी संख्या में है। महिलाएं भारत जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। हम अनुसूचित जनजातियों महिलाओं सशक्तिकरण के लिए प्रयासों की चर्चा करना चाहेंगे। यही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण क्या है। इनमें जो सामुदायिक और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक विषमताओं को दूर देखा गया है, उनको दूर करना आवश्यक है। संविधान में बहुत से प्रावधान किए गए हैं, रणनीतियाँ बनाई गई हैं। सामाजिक सशक्तिकरण की रणनीति बनाई गई, आर्थिक सशक्तिकरण की रणनीति बनाई गई, विषमताओं को दूर करने के लिए सामाजिक विषमता का उन्मूलन किया गया, शोषण की समाप्ति तथा अभावग्रस्त वर्गों को सुरक्षा प्रदान की गई। सामाजिक सशक्तिकरण क्या कर सकते हैं समाज में आप? गरीब पिछले के लिए SC ST OBC जनरल की आय कम हो। आप शिक्षा के लिए निःशुल्क पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति दीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में कीजिए। अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया था।
मैट्रिक के पश्चात उसके आगे की शिक्षा बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, गरीब, कू- कूड़ा कड़क उठाने ऐसे निम्न श्रेणी के कार्यों में लगे वर्गों को उच्च शिक्षा देने को दी जाती थी। उच्च प्राथमिक शिक्षा के सभी लड़के लड़कियों को हॉस्टल सुविधा दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन वर्गों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। अतिरिक्त फीस भी माफ है, फॉर्म फीस। और क्या कर सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण क्या किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के लिए आय संकलन की वित्तीय सहायता दी गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई। बाजार समर्थन पर योगदान दिया गया। अनुसूचित जाति विकास निगम के द्वारा गतिविधि, सूची सिंचाई योजनाओं, छोटे उद्योगों, परिवहन, व्यापार को बढ़ावा दिया गया, वित्तीय सहायता देते हैं। और इसी अनुसूचित जनजाति विकास निगम के द्वारा ट्राइबल मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदिवासी द्वारा विनिर्मित उत्पादों को बाजार में प्रदान किया गया। सामाजिक न्याय को मिलता है, मिलता आया है, मिलता रहेगा, कोई उसकी बात नहीं है। संविधान में वर्णन किया गया है। अब क्या है कि शोषण सामाजिक न्याय से सुरक्षा की गारंटी देता है संविधान। और 1955 अनुसूचित जनजाति के लिए उत्पीड़न निषेध अधिनियम 1989 के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, महिलाओं के सही इमोजी हैं। लैंगिक समानता संबंधी प्रावधान संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नीति जैसे तत्वों में शामिल किया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण क्या है। गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या अधिक होने पर ऐसी योजनाओं को लागू किया जाए जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके। कृषि से संबंधित किसी भी क्षेत्र के उत्पादक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभ के लिए दिया जाता है। संविधान सामाजिक सुरक्षा सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और वस्त्र उद्योग में सहभागी बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट किया जा रहा है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के कार्य स्थल का वातावरण उनके लिए सहायक होना चाहिए। इस पर देखरेख की जा रही है। सामाजिक सशक्तिकरण जानते हैं क्या क्या किया जा रहा है उनके लिए। राजनीतिक सशक्तिकरण में क्या किया गया। 73वें संशोधन में महत्वपूर्ण कदम उनके लिए उठाया गया है कि सभी महिलाएं चुनाव लड़ने में मतदान करने का अधिकार का उपभोगी है। ये बात किया गया है। और ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक व्यवस्था और संरचना में सहभागिता बढ़े। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी अच्छी सीटें कर दी गई महिलाओं के लिए। सब कुछ महिलाएं लिए जा रही हैं। हमें तो मार खाओगे, ध्यान दिया रहना बेटा। सामाजिक आर्थिक विकास सामाजिक आर्थिक विकास के प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम क्या क्या है दोस्तों। सबसे पहले कहा गया है 100 शिक्षा अभियान। 100 शिक्षा अभियान जो है वो यूनेस्को के तत्वाधान में 1990 में विश्व के कई देशों में थाईलैंड से मिला निर्णय लिया गया। 2000 तक सभी को शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जाए। और 1992 में दुनिया को 9 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, ब्राजील और न्यू दिल्ली में सभी को स्वच्छ शिक्षा अभियान को लक्ष्यबद्ध करने के लिए एकत्रित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और 86वें संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार में बना दिया गया। और संसद ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। इसमें कि केंद्र राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से देश की 95% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल तथा लगभग 85% के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाए। बालिकाओं और अनुसूचित जनजातियों के लिए बच्चों को पंजीकरण नाम का महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, चल रहा है। इसके लिए क्या किया गया। अभिभावक जागरण किया गया, सामुदायिक पंचायत संस्थाओं की भागीदारी की गई, आर्थिक प्रोत्साहन, निःशुल्क शिक्षा पुस्तकें वर्दी दी गई, स्कूली पाठ्यक्रम प्रक्रिया सुधार किया गया। 100 शिक्षा अभियान जो किया गया है स्पेशली 2001 में शुरू किया गया। निर्धारित किया गया क्या 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई। 2005 तक सभी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई। लैंगिक भेदभाव प्राथमिक से दूर किया गया। 10 तक
सभी सार्वभौमिक विद्यालयों उपस्थित ड्रॉप आउट दर समाप्त किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई गई थी। उद्देश्य था 15 से 35 वर्ष के सभी अनपढ़ लोगों को काम चलाऊ शिक्षा प्रदान की जाए। इसका मेन उद्देश्य था पूर्ण साक्षरता, इसका प्रचार सभी पूर्ण निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना था। योजना देश के 597 जिलों में पहुंचने में सफल रही। 12.4 करोड़ लोग साक्षर हुए। सभी के लिए स्वास्थ्य। भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें 1991 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया और सभी के स्वास्थ्य में वैद्य देश के कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई थी योजना। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं बहुत कम थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट किया गया, भाई निवेश भी किया गया, नेटवर्क भी बढ़ाया गया और कहा गया कि वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का प्रतिपादन विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ द्वारा 1978 में अलमाउटा की बैठक में किया गया था। और वहाँ पर ध्यान दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, परिवार नियोजन, पोषण आहार सहायता कार्यक्रम प्राथमिकता देना शुरू किया गया। अब भारत सहित विश्व के सभी नेताओं ने इस लक्ष्य को 2000 तक प्राप्त करने का प्रयास किए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आए, राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम आया, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम आया, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम आया, बहरापन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आया, मधुमेह सीवीडी स्ट्रोक की रोकथाम नियंत्रण के कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आए। दोस्तों यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।